गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर क्लास नाइन्थ हिस्ट्री चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है बच्चों फ्रेंच रिवॉल्यूशन अर्थात फ्रांसीसी क्रांति। तो आप जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का चैप्टर हम यहाँ पर क्लास नाइन्थ में क्यों पढ़ रहे हैं। बच्चों आप ये वर्ड तीनों लिखे हुए यहाँ पर देख रहे हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये नारा बुलंद किया गया था फ्रांसीसी क्रांति में, इसलिए फ्रांसीसी क्रांति हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर के सिंह, और तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। कौन कौन से कारण रहे होंगे फ्रांसीसी क्रांति की। तो सबसे पहले तो क्रांति क्या होती है बच्चों। क्रांति या आंदोलन तब होती है जब जनता के एक बड़े समुदाय में अपने राजा के खिलाफ इनसेटिस्फैक्शन हो जाता है, असंतोष भड़क उठता है, तो जनता राजा के खिलाफ विद्रोह कर देती है। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति में ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण चीज़ था जिसको हम आज जोर दे करके पढ़ रहे हैं। बच्चों पहली बार भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहली बार एक ऐसा समय आया था जब 1789 में राजा को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। इसके पहले माना जाता था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है और राजा के खिलाफ कोई भी व्यक्ति कुछ गलत नहीं कर सकता, आंदोलन नहीं कर सकता या प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन पहली बार राजा के भी खिलाफ आंदोलन हुआ क्योंकि जनता में असंतोष बहुत ज़्यादा था। तो कौन कौन से कारण थे, अचानक ऐसा क्या हो गया कि लोगों को लगा कि राजा हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। अब हम देखेंगे कौन कौन से मेजर कॉजेस थे, कौन कौन से इसके पीछे कारण थे। सबसे पहला तो रिवोल्यूशनरी आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ दैट वर कमिंग आउट ऑफ द इनलाइटनमेंट। पुनर्जागरण हुआ था यूरोप में और उसमें कई सारे नए आइडियाज़ डेवलप किए गए थे। कई सारे विद्वान आए थे जैसे रूसो, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, दांते। इन लोगों ने कई सारे पुस्तकें लिखी और ज्ञान विज्ञान का प्रसार किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जनता जागरूक हुई और उसने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सोशल कॉजेज, द डिवीजन ऑफ द 3 स्टेट्स एंड द अनफेयर टैक्सेशन लॉज। नए टैक्स लागू किए गए थे और वहाँ का जो समाज था 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। देन इकोनॉमिक डिप्रेशन, मतलब इकोनॉमी की हालात बहुत ही खस्ता थी क्योंकि फ्रांस बहुत लंबे समय तक युद्ध में व्यस्त था और फ्रांस के ऊपर बहुत सारे कर्ज थे। उस कर्ज को ख़त्म करने के लिए फ्रांस के राजा ने लोगों के ऊपर टैक्स लगाया। तो आप देखेंगे 1770s to 1780s ब्रॉट इकोनॉमिक डिप्रेशन with a downturn of economic and trade. This led to a lack of work and a deep hunger. भूखमरी की वहाँ पर समस्या आ गई और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काम लोगों को मिलना बंद हो गया। आगे देखेंगे कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, पुअर इकॉनमी, पोवर्टी, मैसिव स्पेंडिंग बाय द रॉयल्स, वहाँ के राजा के द्वारा बहुत ज़्यादा खर्च किए जाने लगे। हैट्रेड ऑफ मैरी एंटीनोएट, जो वहाँ की महारानी थी मैरी एंटीनोएट, उनके द्वारा कुछ ऐसी बातें कही गई जो लोगों को बुरी लग गई। देन इनलाइटनमेंट आइडिया, जिसको अभी हम पहले देख चुके हैं। द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ और अमेरिका को स्वतंत्र कराने के दौरान जिन जनवादी विचारों का वहाँ पर प्रचार हुआ कि राजा को लोगों के हक में काम करना चाहिए, वे विचार भी कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लाने में सहायक थे। आगे देखेंगे नीड्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, पॉलिटिकल पावर, सोशल इक्वालिटी, फूड, रिस्पेक्ट, एबिलिटी टू प्रोवाइड फॉर देयर फैमिलीज, रॉयल्टी टू स्टेप डाउन। ये सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। अब आगे देखेंगे फर्स्ट स्टेट में कौन कौन से लोग थे। क्लर्जी, चर्च, प्रिविलेज स्टेट, लेस देन 1% ऑफ पॉपुलेशन बट ओन 10% ऑफ द लैंड। अब आप बताइए कि सिर्फ 1% लोग हैं और जिनके पास 10% की संपत्ति है, तो ये इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था कहीं ना कहीं संपत्ति का। देन नॉट ओनली वर दे मिनिमली टैक्स्ड बट दे कलेक्टेड 10% टीथे फ्रॉम द पीपल, टैक्स लाइक पेमेंट। उनको जो टैक्स था बहुत ही नॉमिनल टैक्स उनको पे करना पड़ता था, लेकिन
साथ ही साथ वो 10% टैक्स वसूलते भी थे लोगों से, जिसको हम टीथे के नाम से जानते हैं। सेकेंड स्टेट में क्या स्थिति थी आप देखेंगे, नोबिलिटी होल्डिंग द हाइएस्ट पोजीशन इन द चर्च, द आर्मी एंड द गवर्नमेंट। 2% of the population, 1% first and 2% second states, 2% of the population and controlled the majority of the wealth। सारा ज़्यादातर पैसा इन्हीं के पास था। exempt from paying taxes of any kind, वाह रे वाह, टैक्स भी इनको नहीं देना पड़ता था। एंड कलेक्टेड रेंट एंड कस्टमरी ड्यूज फ्रॉम द पीजेंट्री, किसानों से ये टैक्स भी वसूलते थे। तो जाहिर सी बात है ऐसे सिचुएशन में तो जनता जो तीसरे स्टेट हैं उनको तो परेशानी होगी। अब आप देखेंगे तीसरे स्टेट्स की स्थिति, कंसिस्टेड ऑफ एवरीवन नॉट इन द अदर टू स्टेट्स, पीजेंट्री एंड अर्बन आर्टिजन्स। आप देखेंगे फिर मर्चेंट्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, बैंकर्स थे, डॉक्टर्स, लॉयर एंड इंटेलेक्ट्स। जितने ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग थे सब इसी में थे, साथ में मजदूर थे, किसान थे, सामान्य लोग भी इसके अंतर्गत आते थे। ऑल हैड वेल्थ बट वेल्थ डिड नॉट मीन स्टेटस और प्रिविलेज। इनको किसी भी प्रकार का प्रिविलेज नहीं था, अधिकार नहीं था। अब देखेंगे पीजेंट्री कितने थे, कंसिस्टेड ऑफ अप्रॉक्स 21 मिलियन पीपल एंड लिव्ड इन ऑटमोस्ट पॉवर्टी, बहुत गरीबी में रहते थे। कलेक्टिवली ओन 30 to 40% ऑफ द अवेलेबल लैंड विच वॉज यूजुअली स्मॉल प्लॉट्स। मोस्ट लैंड वॉज रेंटेड फ्रॉम पीजेंट्स हु वर एबल टू अफोर्ड इट और द नोबिलिटी। paid taxes to the king, taxes to the church, and taxes and dues to the lord of the manor, as well as numerous dues on wine, salt and bread। खाने की सभी चीज़ों पर टैक्स, और ये सिर्फ पे करते थे थर्ड स्टेट के लोग। देन 1789 में क्या हुआ, टैक्सेस एंड रेट इंक्रीज्ड, टैक्सेस बढ़ा दिए गए, किराए बढ़ा दिए गए। मेथड्स ऑफ फार्मिंग वर इनएडिक्वेट एंड देयर वाज अ पुअर हार्वेस्ट, फार्मिंग का जो मेथड था वो बहुत ही पुराना और ख़राब था। प्राइसेस ऑफ ब्रेड एंड अदर गुड्स रोज एट अ क्विकर रेट देन वेजेस, जो ब्रेड के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए थे। और एक कहानी भी है कि लोग रानी के पास गए कि महारानी मुझे ब्रेड दीजिए, हम भूखे हैं। तो महारानी ने उलाहना भरे स्वर में कहा कि केक खा लो। अब जाहिर सी बात है जो ब्रेड नहीं खा सकते वो केक कहाँ से खरीद के खाएंगे। देन वेजेस इंक्रीज्ड बाय 22% वाइल द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज बाय 62%। अब बात आप बताइए कि 22 रुपये सैलरी बढ़ी है और महंगाई बढ़ गई 62%, तो ये जो डिफरेंस था वो कहाँ से पूरा हो पाएगा। देन इकोनॉमिक कंडीशन इन फ्रांस, फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी। पुअर पीपल वर स्टार्विंग एंड व्हेन द प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज्ड एंग्री मॉब्स फॉर्म्ड, गरीब लोग गरीबी से मर रहे थे और जैसे ही ब्रेड की कीमत बढ़ी क्रोधित भीड़ फॉर्म्ड होने लगे। मीटिंग ऑफ द स्टेट्स जनरल, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ होती है कि स्टेट्स जनरल की एक मीटिंग होती है। फ्रेंच कांग्रेस कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्टेट्स, फर्स्ट मीटिंग इन नियरली 200 ईयर्स, 200 साल के बाद मीटिंग होती है। और होती भी है तो क्या होती है, किंग लुई 16, इसको 16 कर लेंगे आप लोग, 6 लिखा हुआ है। लुई 16 असेंबल्ड द स्टेट्स टू पास अ टैक्स इंक्रीज, हाउ एवर द थर्ड स्टेट्स ऑब्जेक्ट्स एंड डेवलप्स देयर ओन प्लान। वाई वुड द थर्ड स्टेट ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था थर्ड स्टेट को, थर्ड स्टेट की ये डिमांड थी कि थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जितनी संख्या में हैं उतनी संख्या में वोटिंग करेंगे, न कि एक वोटिंग करेंगे। पहले होता क्या था कि टैक्स के मामले में बहुतेरे जो निर्णय हैं वो लिए जाते थे, जैसे फर्स्ट स्टेट एक वोट, सेकंड स्टेट एक वोट, तो ये दोनों वोट मेजोरिटी बन करके कोई भी डिसीजन पर ये अमल कर जाते थे। लेकिन तीसरे स्टेट ने कहा कि नहीं, हमारी संख्या पूरी की पूरी वोट देगी, फर्स्ट स्टेट की भी वोट देगी, सेकंड स्टेट की भी वोट देगी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है थर्ड स्टेट जीत जाती मेजोरिटी के आधार पे। अब देखते हैं यहाँ पे नेशनल असेंबली। On June 17, 1789, the third state renames itself the National Assembly and vows to change France by ending absolute monarchy and establishing a representative government। 1789 में जो थर्ड स्टेट है वो अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देती है और कहती है कि अब मोनार्की तो रहेगा लेकिन अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहेगा, मतलब संवैधानिक राजतंत्र रहेगा, राजा के ऊपर अब अंकुश रहेगा कुछ संस्थाओं का। King Louis XVI held a general meeting where the government attempted to intimidate the third state into submission।
अब यहाँ पर जो एक मीटिंग होती है जिसमें थर्ड स्टेट को पावर देने की बात कही जाती है। अब यहाँ पे इसी दौरान क्या होता है, स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्तिल। बास्तिल एक ऐसा जेल था जिसमें राजा अपने विरोधियों को कैद करके रखते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंस्पायर्ड बाय द नेशनल असेंबली, कमोनोर्स बिगेन टू रियोट इन प्रोटेस्ट ऑफ द राइजिंग प्राइजेस। बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। Revolutionaries first raided the Paris town hall in pursuit of arms, but then realized the Bastille contained a large armory. तो मतलब बास्टिल कई लोग इकट्ठा होने लगे, लेकिन वो ये भी सुने कि बहुत भारी संख्या में सैनिक बल आने वाले हैं। ऑन जुलाई 14, 1789, एंग्री सिटीजन इन सपोर्ट ऑफ द नेशनल असेंबली स्टॉर्म द प्रिजन इन पेरिस। जेल को तोड़ देते हैं, वहाँ पर जो क्रोधित भीड़ आती है वो तोड़ देती है, और आप देख रहे हैं कि इस तरीके से बास्तिल का पतन हो जाता है। बास्तिल जेल जो कहीं ना कहीं अन्याय का सूचक था, इसका पतन हो जाता है। देन फियर स्वीप्स फ्रांस। मोस्ट ऑफ द अपराइजिंग दैट बिगेन अकर्ड इन द स्ट्रगलिंग कंट्री साइड ऑफ फ्रांस। फ्रांस के दूसरे क्षेत्रों में भी आंदोलन होने लगे। peasants and farmers who suffered under high prices and unfair feudal contracts began to wreak havoc on रूरल फ्रांस। जो ग्रामीण फ्रांस था वहाँ भी लोगों ने अपने ज़मींदारों के खिलाफ, और जो कॉन्ट्रैक्ट थे जो दोनों के बीच में संविदा पे हस्ताक्षर हुए थे, उसे कैंसिल कर दिया लोगों ने। आगे डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन। आप यहाँ पे देखेंगे राइट्स ऑफ मैन लिखा हुआ है, ये यूनिवर्सल राइट नहीं है। यूनिवर्सल का मतलब होता है इसमें वुमन को भी शामिल किया जाता, देश के सभी लोगों को शामिल किया जाता, लेकिन कहीं ना कहीं सामान्य लोगों को भी तो एक अधिकार मिला, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 200 साल से भी ज़्यादा समय पहले की। ऑन अगस्त 26, 1789 द नेशनल असेंबली इशूड द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन, a document that guaranteed due process in judicial matters and established sovereignty। sovereignty का मतलब कि अब कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा बाहरी, किसी भी प्रकार का दूसरे स्टेट जो है हमारे स्टेट में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो राजकुमारी मारिया एंटोनेट थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, और ऑस्ट्रिया का बहुत हद तक फ्रांस की राजनीति में हस्तक्षेप होता था। तो अब ये किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। एवरी पर्सन वॉज अ फ्रेंच मैन एंड इक्वल। सभी फ्रेंच मैन हैं और सभी बराबर हैं होंगे। फ्रेंच पीपल इम्ब्रेस्ड द डॉक्यूमेंट वाइल द किंग एंड नोबल्स डिड नॉट। अब वहाँ पे किंग्स और जो नोबल्स थे उनको जो विशेषाधिकार है वो किसी प्रकार का अब नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं कि नेशनल असेंबली ने रिफॉर्म किया, सुधार लाए फ्रांस में। क्या सुधार थे वो? द नेशनल असेंबली जॉइंड बाय नोबल्स acting out of fear make sweeping reforms which eliminate the privileges of the church and the nobles। जो वहाँ के सामंत थे और चर्च थे उनके अधिकार, विशेषाधिकार खास करके अब छीन लिए गए नेशनल असेंबली के द्वारा। लेजिस्लेटिव असेंबली। द नेशनल असेंबली बिकेम द लेजिस्लेटिव असेंबली विच लिमिटेड द किंग्स पावर। अब नेशनल असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली भी बन जाती है, अब वो कानून भी बनाएगी। और अब यहाँ पे होता क्या है कि रेडिकल्स, मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव्स डिसअग्रीड ऑन गवर्नमेंट आइडियाज़। अब यहाँ पर गवर्नमेंट के जो आइडियाज़ थे, सरकार के जो पुराने आइडियाज़ थे, उस पर रेडिकल और मॉडरेट्स और कंजर्वेटिव ये तीनों उस पर अपनी रजामंदी देने से मना कर देते हैं। आगे के चैप्टर में हम देखेंगे या कभी संक्षेप में मैं आपको बता दूंगा, या मैं अभी बता देता हूं कि रेडिकल्स वे लोग होते हैं जो बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अभी के सिस्टम में पूरी तरीके से बदलाव हो जाए। मॉडरेट्स भी परिवर्तन चाहते हैं, बट वो धीमी गति से परिवर्तन चाहते हैं कि परिवर्तन तो हो लेकिन धीमी गति से। और कंजर्वेटिव्स वे लोग होते हैं जो किसी भी प्रकार के परिवर्तन के खिलाफ होते हैं, अर्थात परिवर्तन हो ही नहीं। अब आगे देखेंगे वॉर विथ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से जाहिर सी बात है वॉर तो होना ही था। किंग लुइस 16 हैड कॉन्टैक्ट विद द रूलर्स ऑफ ऑस्ट्रिया, प्रसा एंड स्वीडन आस्किंग फॉर देयर हेल्प इन रीस्टोरिंग हिज फैमिली टू पावर। बारबो वंश के थे ये और चाहते थे कि बारबो वंश पुनः सत्ता में आ जाए, इसके लिए वो पड़ोसी देश से संपर्क में थे। इन जून 1791 द रॉयल फैमिली अटेम्प्टेड टू एस्केप टू ऑस्ट्रियन बॉर्डर बट वॉज कॉट बाय रिवोल्यूशनरीज एंड ब्रॉट बैक टू पेरिस। ये भागने के चक्कर में थे और वहाँ बॉर्डर पे, ऑस्ट्रियन बॉर्डर पे पकड़ लिए गए और उनको पुनः ले आया गया।
In August 1791, Prussia and Austria demanded the king be unarmed and restored to power, और मिलिट्री फोर्स वुड बी यूज टू रिस्टोर द मोनार्की। जो बगल के पड़ोसी देश थे उन्होंने यह मांग किया कि राजा को पावर पुनः दे दिया जाए। ऑन अप्रैल 1972 को आप लोग चेंज कर लेंगे, यहाँ पे 1792 है। द लेजिस्लेटिव असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर घोषित यहाँ पर कर दिया गया। देन एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग, एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर राजा को का मर्डर कर दिया जाता है या हत्या कर दी जाती है या उनको फांसी के फंदे पर यहाँ पर लटका दिया जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे गिलोटीन क्या होती है। वही गिलोटीन जिसके द्वारा राजा और रानी को फांसी पर चढ़ाया गया था। न्यू डिवाइस created in 1792 to make executions efficient, human and democratic. In October of 1793, Mary Antoinette was also executed. रानी को भी फांसी की सज़ा दे दी जाती है। Symbolic of the declaration of sovereignty, ये कहीं ना कहीं सॉवरेंटी या संप्रभुता का सूचक था, क्योंकि बाहरी अब हस्तक्षेप के खिलाफ ऐसा किया गया था। ये मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, और मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर का क्या रोल होता है, जैसे ही फ्रांस का शासन वहाँ पर राजा रानी का ख़त्म होता है, नेशनल असेंबली आती है, उसके बाद मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर सत्ता में आता है। क्या करता है मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर? अ कमिटी ऑन पब्लिक सेफ्टी वॉज क्रिएटेड टू मेंटेन ऑर्डर विद इन फ्रांस। Robespierre rose to power. He was leader of the Jacobin and banished the Girondins. He promised a republic of virtue, ruled with terror, and his rule became known as the Reign of Terror. Dictator from July 1793 to 1994, executed on July 28, 1794. अब होता क्या है कि 1793 से 94 के बीच के समय को हम आतंक का भी काल कहते हैं, और इसी वजह से, इसी कारण से मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को भी गिलोटीन पर लटका दिया जाता है। आगे देखेंगे मॉडरेट्स रीगेन पावर। जो मॉडरेट्स होते हैं वो पुनः पावर में आते हैं, सत्ता में आते हैं। मॉडरेट्स कम टू पावर एंड इस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट विथ अ टू हाउस legislative body and executive body of 5 known as the Directory. The Directory would have no legislative power but would have authority to appoint people to fill position with the government. डायरेक्टरी अस्तित्व में आती है और डायरेक्टरी अब ऐसे लोगों को नियुक्त कर सकती है जो राज्य सत्ता में शामिल हो सके, जो प्रमुख निर्णय ले सके। अब डायरेक्टरी का ही एक प्रमुख सदस्य होता है नेपोलियन बोनापार्ट, जो अब सत्ता को वहाँ पर संभालने वाला होता है। देन राइज ऑफ नेपोलियन, कैसे राइज हुआ? प्रोटेक्टेड द नेशनल कन्वेंशन, लेड द फ्रेंच आर्मी टू विक्ट्री अगेंस्ट ऑस्ट्रियन ट्रूप्स, put in charge of the military directory, was resolved in November 1799. A vote of the people in 1800 gave all real power to Napoleon as the first consul. अब नेपोलियन को पूरा का पावर 1800 तक आते आते नेपोलियन को वहाँ पे मिल जाता है। नेपोलियन एज लीडर अब रीऑर्गेनाइज द इकोनॉमी, वो अर्थव्यवस्था को फिर से रीऑर्गेनाइज करता है। फाइट करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको हटाया जाता है। इस्टेब्लिश पब्लिक स्कूल, जो सार्वजनिक स्कूल है, सरकारी स्कूल, उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। सेटअप द नेपोलियनिक कोड, नेपोलियनिक कोड में कुछ ऐसे नियम होते हैं जो पालन करना सबके लिए ज़रूरी होता है, वो सेटअप किया जाता है। और साथ में ऑन दिसंबर 2, 1802 क्राउंड हिमसेल्फ इम्पेरर, वो खुद को वहाँ का सबसे ताकतवर सम्राट घोषित कर लेता है। बिगेन अ मिलिट्री कैंपेन टू कंट्रोल यूरोप, यूरोप को कंट्रोल करने के लिए वो मिलिट्री कैंपेन भी शुरू कर देता है, मतलब आसपास के पड़ोस पर वो आक्रमण भी करना शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं नेपोलियन किस तरीके से अपने आप को राजा घोषित करता है। आगे हम देखेंगे कि नेपोलियन ने कौन कौन से मिस्टेक किए। सबसे पहला कि ब्रिटिश ब्लॉकेड, देन इन्वेडेड स्पेन एंड पुर्तगाल, इन्वेशन ऑफ रशिया, ऑल ऑफ यूरोप्स मेन पावर्स डिक्लेयर वॉर ऑन फ्रांस, सरेंडर्ड हिज क्राउन इन अप्रैल ऑफ 1814। मतलब कहा यह जाता है कि नेपोलियन अचानक से आता है और यूरोप के पूरे नक्शे को चेंज कर देता है। अब आप देखेंगे कि स्पेन पे, पुर्तगाल पे, रशिया पे, सभी पड़ोसी देशों पर नेपोलियन आक्रमण करता है, परंतु अंततः फ्रांस के जितने भी दुश्मन थे वो सब आपस में मिल जाते हैं और अंततः 1814 में नेपोलियन को सरेंडर करना पड़ता है, आत्मसमर्पण करना पड़ता है। फॉल ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन आफ्टर अ ब्रीफ एग्जाइल रिटर्न्स टू लीड फ्रेंच इनटू बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश।
British defeat Napoleon at Waterloo in 1815 and he is exiled to St. Helena until his death in 1821. नेपोलियन को कैद करके सेंट हेलेना भेज दिया जाता है 1815 के वाटरलू के युद्ध में, जहां 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। और इस तरीके से नेपोलियन का अंत हो जाता है। अब नेपोलियन के अंत के बाद वियना कांग्रेस होती है। ऑस्ट्रिया की राजधानी उस समय वियना थी। और क्या होता है वहाँ पे हम देखेंगे, इन विंटर 1814 टू 1815 यूरोपियन लीडर्स गैदर टू डेवलप अ प्लान टू रिस्टोर स्टेबिलिटी इन फ्रांस। अब फ्रांस में क्या होना चाहिए, उसके लिए ऑस्ट्रिया के राजनयिक एक साथ में जुटते हैं एक बैठक में, जिसको हम वियना कांग्रेस भी कहते हैं। ऑस्ट्रियन प्राइम मिनिस्टर मैटरनिक हेल्प्स डेवलप अ प्लान टू अलाउ फॉर अ बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप एंड री एस्टैब्लिश मोनार्चीज अक्रॉस यूरोप। अब पूरे के पूरे यूरोप में वो कहते हैं कि अब राजतंत्र स्थापित होगा। वहाँ के जो पुराने बार्बो वंश हैं, जिसके बार्बो वंश के वंशज को पुनः फ्रांस की सत्ता दे दी जाती है 1815 में। आगे क्या होता है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसमें कौन कौन सी प्रमुख बातें थी। इसको हम लोग देख चुके हैं, डिटेल में आप बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, अब प्रमुख क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, इसको देखेंगे। फर्स्ट, व्हाट वाज सब्सिस्टेंस क्राइसिस, व्हाई डिड इट अकर इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड राइम। Then, what was the system of voting in the States General? What change did the third state want in this system? Third, describe the incidents that led to the storming of the Bastille. When did the French Revolution take place? Give any one significant role of the French philosophers in the outbreak of the revolution. What is guillotine? Who invented it? Give the factors that made possible the reign of terror. What is meant by the term directory? एंड व्हाट डिसिसिव फैक्टर्स लेड टू द फॉल ऑफ नेपोलियन। तो बच्चों ये सारे इसके क्वेश्चंस थे, आशा है आप लोग कर लेंगे। कुछ और भी क्वेश्चंस है, इसको भी देखते हैं। गिव एनी टू लॉज इन्फोर्स्ड बाय नेपोलियन टू मॉडर्नाइज फ्रांस। नेम द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब। लिस्ट 4 राइट मेंशन्ड इन द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द नेशनल असेंबली। व्हाट वाज द टैक्स लिवाइड बाय द स्टेट कॉल्ड। देन लिस्ट एनी 3 टैक्सेस लिवाइड ऑन द थर्ड स्टेट। तो ये 15 क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस। बच्चों चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगा, लगभग 22 मिनट का। तो आशा है आपको चैप्टर एक्सप्लेनिंग पसंद आया होगा। तो ये चैप्टर यही समाप्त होता है। धैर्यपूर्वक इतना सुनने के लिए, देखने के लिए